बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। काफ़ी वक्फे के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इशू ही कुछ ऐसे गंभीर होते चले जा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या होने जा रहा है और क्यों हुकूमत और अशराफिया मौजूदा हालात को इतना ईज़ी ले रही। मईशत का हाल हो तो वो हाल हो गया है कि हम कर्ज़े मांग रहे हैं लेकिन कोई दे नहीं रहा। हमारी सनतें बंद हो रही हैं और हम सरमायाकारी को दावत दे रहे हैं। सरमायाकारों का आना तो दूर की बात, महंगी तरीन बिजली की वजह से हमारे अपने लोग जो हैं कारोबार बंद कर कर के बैरून मुल्क सरमाया मुंतकिल कर रहे हैं। ऊपर से जो सबसे संगीन मामला हुआ बहुत और उसने सर उठाया है वो है बलूचिस्तान के हालात, जहाँ से पहाड़ों से उतरने वाले लिबरेशन आर्मी के लोगों ने एक इंतहाई इक़दाम करते हुए पंजाबियों का कत्लेआम कर डाला। एक बिल्कुल संजीदा बात ज़ाहिर है की जा रही है संजीदा हलकों की जानिब से कि इसको पंजाबी और बलोच का तनाज़ा बनाकर हवा ना दी जाए। ये दरअसल दहशत गर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। लेकिन बात फिर वही है कि क्या उन मारने वालों को बग़ैर किसी तहक़ीक़ के और बग़ैर किसी सॉलिड रीज़न के सिर्फ दहशत गर्द कहकर मामले को हल किया जा सकता है? हम माजी में जिनको गद्दार कहते रहे, आज उनका मुल्क हमसे बहुत आगे है। उनके ज़रिए मुबादला के ज़ख़ायर हमसे बहुत आगे हैं वो और ज़िंदगी के हर शोबे में हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से इन मामलात को उस संजीदगी से नहीं लिया जा रहा जो हमारे मुल्क में सर उठा रहे हैं। ये पहाड़ों पर गए हुए बलोचों का मामला कोई आज का नहीं है, दहाइयों का है। जब से वहाँ पे लोग लापता होने शुरू हुए, आवाज़ें उठनी शुरू हुई, धरने शुरू हुए, मुजाहरे शुरू हुए, तो हमने हस्बे मामूल ये किया कि उन आवाज़ों को दबाया, उन धरनों को दबाया, उन मुजाहरों की कवरेज नहीं होने दी और जिन सहाफ़ियों ने उनके लिए आवाज़ उठाई उन पर गोलियाँ चलाई गईं। खामोशी हो गई, जान सबको प्यारी है। हालात ये हैं कि बलूचिस्तान में कुछ भी हो जाए मीडिया ऐसे खामोश रहता है जैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। बोला वो तब, बोला भी क्या, ख़बर देने पे वो तब मजबूर हुआ जब वहाँ पर पंजाबी गाजर मूलियों की तरह काटे गए। और वो ख़बर भी वो भी शायद मीडिया ना चलाता, लेकिन वो भी चलवाई गई। उसका क्या मकसद था? ज़ाहिर मकसद शायद कौम को ये दिखाना था कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है और जो दहशत गर्द हैं उनको ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। जिसके बाद काबीना का इजलास होता है और ये मैंडेट दिया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि आप इनका ख़ात्मा करें, इनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन एक्शन लें, किसी के साथ कोई रियायत ना बरतें और उसके लिए जितने वसाइल चाहिए होंगे हम देने को तैयार हैं। ये फ़ैसला नाज़रीन हम 50 साल पहले भी कर चुके हैं, 1971 में, और उससे पहले कि हम गद्दारी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे और हम गद्दारों का कलाकमा करेंगे। और हमने फ़ौज कशी की और फिर जो फ़ौज के साथ हुआ वो एक तारीख़ दोहराने का ये वक्त फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि हमारा टॉपिक इस वक्त बलूचिस्तान है। तो अगर हम बलूचिस्तान में भी वही गलती दोहराएंगे और उनके मसाइल को एड्रेस करने के बजाय उनको दहशतगर्द कह के उनको स्नाइपर्स के ज़रिए मरवाना शुरू कर देंगे तो ये नफ़रत ख़त्म नहीं होगी और बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी कि जो लोग तो बागी हैं, वो तो हैं बागी, जो सिस्टम के साथ चल रहे हैं, जब उनकी भी आप बात नहीं सुनेंगे और पार्लियामेंट में बात करने का उनको मौका नहीं मिलेगा तो फिर इस्तीफ़े आने शुरू होंगे, जैसे कि अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा आया। और फिर वही
सतही सोच कि जनाब वहाँ के सरदार अब ब्लैक मेलिंग पर उतर आए हैं। वहाँ के सरदार या MNAs या MPs जो सिस्टम के साथ चल रहे हैं, अगर उन्हें भी सिस्टम के साथ ना रखा गया तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा? ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, मैं नहीं समझता, लेकिन अगर फ़िलहाल वो कर भी रहे हैं तो उनके साथ बात होना ज़रूरी है, जो आज हुई भी। मुख्तलिफ़ हुकूमती वफूद ने अख्तर मेंगल से मुलाकात की और उन्हें कन्विंस किया कि वो इस्तीफ़ा वापस लें और पार्लियामेंट में रहकर बलूचिस्तान की बात करें, उसके मसाइल की हल की बात करें। यही तो वो कह रहे हैं अख्तर मेंगल कि वो इस्तीफ़ा दे इस वजह से रहे हैं कि बलूचिस्तान की बात पार्लियामेंट में की ही नहीं जा रही। इसको इस कदर नॉन सीरियस अंदाज में लिया जा रहा है। क्यों? क्या बलूचिस्तान पर पार्लियामेंट में बात करने के लिए भी पार्लियामेंटेरियंस को, वज़ीर आज़म को, हुकूमत को किसी की इजाज़त दरकार है? ये फ़ैसले उन्होंने करने हैं जो पीछे बैठकर सियासतदानों को कठपुतलियों की तरह चलाते हैं, या पॉलिटिशियंस ने करने? अगर आप में इतनी सलाहियत नहीं है तो फिर यह मुल्क बहुत ख़तरे में है। इसको ईजी ना लिया जाए। जो हमारे कौमी इश्यूज़ हैं उन पर हम बात करने से डरते हैं और बात करने की इजाज़त नहीं है। आज मीटिंग थी सेनेट की कायमा कमेटी की चेयरमैन PARC के साथ। उसका इससे क्या लिंक बनता है? उसमें सेनेटर, ज़ाहिर है सेनेट मजमूआ है चारों सूबों का, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KP के सबके सेनेटरों की नुमाइंदगी वहाँ मौजूद थी और मुख्तलिफ एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट और रिसर्च ये वो पर बात चलते यहाँ पहुँची कि एक सेनेटर साहब ने फरमाया कि जो पानी के ज़खायर हैं वो हम क्यों नहीं बना रहे? पानी हम का जो एक्वाफायर है वो ऊंचा करने के लिए हमने क्या किया, क्या रिसर्च? क्योंकि पानी तो नीचे जाता है। तो चेयरमैन PARC ने कहा कि ग़ुलाम मोहम्मद अली उनका नाम है, मैं उनका थोड़ा सा तारुफ करवाता हूँ। चेयरमैन PARC रहे हैं, पिछले 15 साल से वो वहाँ पे थे और उन्होंने इस अदारे को बनाया और चलाया। उसके बाद वो रिटायर हुए और रिटायरमेंट के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे वहाँ आए। उन्होंने बताया, पानी से थोड़ा सा हटते हैं, उन्होंने बताया कि स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए कोरिया के ताउन से प्रोजेक्ट पे काम शुरू करने वाले हैं और उसके लिए उन्हें 240 ऐसे जवानों की ज़रूरत है जो स्मार्ट फार्मिंग को समझते हैं, जो लेटेस्ट तालीम याफ्ता हैं और साइंसदान हैं। उन्होंने वैकेंसीज एडवर्टाइज़ की तो नाज़रीन सुनिए क्या हुआ। कहते हैं कि मुझे MNAs और MPs की कॉल्स आनी शुरू हो गई कि हमारा आदमी रखो, हमारा आदमी रखो। और जब मैंने नहीं सुनी उनकी बात तो सेनेट में और पार्लियामेंट में सवालात उठाने शुरू कर दिए गए, बेशुमार सवाल उठाए गए और जो मुझे भेजे गए जवाब के लिए उन्होंने कहा कि जितने मर्जी सवालात उठा लें। मैं वाज़े तौर पे कह रहा हूँ, उन्होंने सेनेटर्स के मुंह पर कहा कि मैं किसी सेनेटर, किसी MNA का कोई आदमी सिफारिश पर नहीं रखूँगा जब तक कि अगर वो मेरिट पे ना हो, और ये टोटल भर्तियाँ मेरिट पे होंगी। अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन, स्मार्ट फार्मिंग जो अब दुनिया में रिवाज पा रही है, उसके लिए जब एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने की एक अदारा कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे MNAs MPs के प्रेशर आ रहे हैं कि हमारा आदमी रखो और हमारा आदमी रखो, चाहे उसे अलिफ के नाम डंडे का पता ना हो स्मार्ट फार्मिंग का। हमारी तरक्की की राह में ये हैं रुकावटें, मेरिट की धज्जियाँ बखेरा जाना। और फिर अब आते हैं पानी की तरफ। दूसरी रुकावट, जब उन्होंने कहा कि पानी को रिज़र्व करने के लिए, प्रिज़र्व करने के लिए आपने क्या किया, तो चेयरमैन PARC ने कहा कि इस मुल्क में कालाबाग डैम का नाम लेना गुनाह बना दिया गया और अगर यही मसला है, कालाबाग डैम का नाम मसला है, तो मैं ये तजवीज़ देता हूँ कि खुदा के वास्ते उसका नाम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर उस्मानिया डैम रख लें, लेकिन वो डैम बनाए उसकी लोकेशन ऐसी है कि वो सिंध और बलूचिस्तान की हज़ारों एकड़, लाखों एकड़ ज़मीन सैराब करता है और जिसकी वजह से एक बड़े बंजर इलाके को ज़रख़ेज़ करके एग्रीकल्चर में इनकलाब लाया जा सकता है। चेयरमैन PARC तो एग्रीकल्चर के हवाले से बात कर रहे थे, उससे पहले
بلوچستان کے سینیٹر دوست محمد نے یہ کہا کہ بلوچستان میں بہت بڑا رقبہ جو ہے وہ بنجر اور غیر آباد ہے. اگر آپ وہاں پہ زیتون جو ہے وہ اس کی بڑی کاشت ہو رہی ہے, لیکن وہ زیتون قابل استعمال فی الحال نہیں ہے. اس میں گرافٹنگ کی ضرورت ہے. اس کو آپ گرافٹنگ کریں تو وہاں پہ زیتون, ایووکاڈو, ایپل وغیرہ کی باغات لگ سکتے ہیں اور فارمنگ ہو سکتی ہے, تو جس میں وہاں کے نوجوان کو انگیج کیا جا سکتا ہے اور اس سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے, کیونکہ بے روزگاری جو ہے وہ نوجوانوں کو دہشت گردی کی طرف مائل کرتی ہے. کتنی بڑی اور خوفناک بات ہے ناظرین کہ اگر بلوچستان میں صرف وہاں جو پھل پہلے سے ہو رہے ہیں اس پر تھوڑی سی توجہ دی جائے اور وہ فارمنگ کر کے وہاں کے نوجوان کو اس میں انگیج کیا جائے, تو دہشت گردی جس کا میں نے جہاں سے سٹارٹ لیا ہے, وہاں کے سینیٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کمی واقع ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے وہ ختم ہو, کیونکہ بے روزگاری پھر جب ہوتی ہے تو وہ دہشت گرد دشمن قوتوں کو فارغ بیٹھا نوجوان دشمن قوتوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتا ہے اور دہشت گرد بنتا ہے. اتفاق کیا اس سے چیئرمین PRC نے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ کالا باغ ڈیم بنے اور اس سے وہ علاقہ سیراب ہو تو وہ وہاں زرعی انقلاب لا سکتے ہیں. ناظرین اس پر تو سینیٹرز نے انہیں کہا ہے کہ آپ ہمیں تجاویز دیں, لکھ کے دیں, اس پر ہم غور کریں گے, وزیر اعظم کو آپ کا کنسرن پہنچائیں گے. لیکن میں یہاں پھر ایک اور اس میں امپورٹنٹ جو بات ہوئی, جب یہ کالا باغ ڈیم کی بات ہو رہی تھی تو سندھ کے ایک سینیٹر پنجو بیل نے فوراً کہا کہ کالا باغ ڈیم ایجنڈے کا ایسا نہیں ہے. اس پر چیئرمین PRC نے کہا کہ آپ نے پانی کا سوال کیا ہے تو میں نے ذکر کیا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ کالا باغ ڈیم کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے یہ تذکرہ کر رہا ہوں, چاہے یہ ایجنڈے پہ ہے بھی ہے یا نہیں ہے. میں جو سمجھتا تھا درست وہ میں نے بیان کر دیا. تو ناظرین پاکستان کے جو سنجیدہ لوگ ہیں, جو ٹیکنیکل لوگ ہیں, جو سمجھتے ہیں, وہ اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, لیکن بیریئرز تو ختم کریں. کون کرے گا یہ بیریئرز ختم؟ کیا مسئلہ ہے جو کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرتے ہیں یا دہشت گردی کے خاتمے کی مخالفت کرتے ہیں یا میرٹ کے برخلاف اپنے لوگ بھرتی کروانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ان کو وہ قوتیں کنٹرول نہیں کر سکتی جو باقی تمام معاملات کنٹرول کر رہی ہیں ادروائز پیچھے بیٹھ کر؟ ناظرین جب تک ہم اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے, ہم مرض کو, ہم کینسر کو کینسر نہیں پھوڑا کہیں گے اور اس کا علاج کینسر کی دوائیوں سے نہیں کریں گے, اور جب تک ہم دہشت گردی کو, جب تک ہم بلوچستان میں ہونے والی حقوق کے حصول کی جنگ کو دہشت گردی کہتے رہیں گے اور ان کو مارتے رہیں گے, تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ مسئلہ گولی سے نہیں مذاکرات سے حل ہوگا. گولی سے تو مشرقی پاکستان کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا تھا اور مذاکرات وہاں ہوئے نہیں تھے, لیکن ابھی بلوچستان میں مذاکرات کی بہت بڑی گنجائش ہے. بلوچستان کی زرخیز زمینوں کو سیراب کرنے کی بہت بڑی گنجائش ہے. بلوچستان کی منرلز کو سنبھالنے کی اور وہاں کی آبادی کو روزگار دینے کی بہت بڑی گنجائش ہے. اگر ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوتے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. آپ اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیا ہوگا اور کچھ اچھا ہوگا یا نہیں. دعا یہی ہے کہ پاکستان کے حق میں کچھ اچھا ہو. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. راشد شبیر کو روشن پاکستان نیوز سے چینل لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.